नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राहुल जी की यात्राओं के बारे में। हाँ, राहुल जी जिनकी यात्राएं जो है वो हिंदी साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत में आती है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी के अगर हम बारे में इससे पूर्व के भाग में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने इससे पूर्व के भाग में जो पढ़ा वो हम आज यहां पर एक बार सारांश के रूप में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहां पर राहुल जी ने कौन सी यात्रा का अपना जिक्र किया है, उल्लेख किया है। यहां पर राहुल जी ने उनकी ल्हासा की ओर, कौन सा स्थान है, ल्हासा की ओर जो यात्रा थी उसका उल्लेख किया है। ठीक है, ल्हासा क्या है, यह है हमारे तिब्बत की राजधानी। तिब्बत की राजधानी है ये। ठीक है, तिब्बत की राजधानी है। इस राजधानी के संदर्भ में वहां की उस यात्रा के बारे में इन्होंने जो बताया हमें, उससे हमें यह तो पता चला कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। हमें यह जानकारी मिल गई कि वहां पर औरतें पर्दा नहीं करती थी। हमें यह भी जानकारी मिल गई कि छुआछूत का वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं था, जाति पाति की कोई भी मर्यादा नहीं थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां के लोग जो है वो छन्न मतलब एक नशीला पेय पदार्थ पीते थे, जिसकी वजह से वो अपना होश हवास नहीं रख पाते थे। सामान्य भिखमंगे को भी व्यक्ति अपने घर के भीतर तक बुला लेता था और वह व्यक्ति भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी घर की सास या बहू को चाय बनाने के लिए चाय, मक्खन, सोडा ये सब दे सकता था। हमने ये भी जाना कि अगर आप जो है वो बहुत अधिक निम्न स्तर के भिखमंगे हो तो आपको घर में चोरी होने के डर से प्रवेश नहीं दिया जाता था। और हमने ये भी जाना कि वो रास्ता जो था वो व्यापारिक रास्ता होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। तो वहां पर चीनी पलटनें पहले रहा करती थी। ठीक है, चीनी पलटनें पहले वहां पर रहा करती थी। और हमने ये भी जाना कि लेखक जब 5 साल के बाद में भद्रवेश में वहां पर जाते हैं तो वहां उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। वहां पर उन्हें रहने के लिए बहुत निम्न स्तर के झोंपड़े में जाना पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसी यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच रहे हैं आज हमारे भाग में कि आज हम यहां पर और इसके बारे में क्या जानने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, अब हमें सबसे विकट डांडा थोनला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब तिब्बत में वो बता रहे हैं सबसे खतरनाक जगह जो होती है वो होती है आपके डांडा। ये जो है ये बहुत खतरनाक जगह होती है। क्यों खतरनाक जगह है? क्योंकि ये 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। अब सीधी सी बात है, पहाड़ी स्थल है, तिब्बत वैसे ही पहाड़ी स्थल है। तो अब आप यहां पर देखिए 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। अब इस रास्ते को पूरा पार करना है, इस रास्ते को पूरा पार करना है। और साथ ही साथ में क्या है, दूर दूर तक मीलों तक कोई भी गांव गिराव नजर नहीं आता था। कोई गांव ही नजर नहीं आता था, गांव के लोग भी नजर नहीं आते थे। और सबसे बड़ी बात, नदी के मोड़ होते थे और पहाड़ों के कोने होने के कारण बहुत दूर तक आदमी भी देखने को नजर नहीं आता था। तो कहने का अर्थ है कि डांडे यहां पर सबसे खतरनाक स्थान है। डांडे जो है वो यहां पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। ठीक है, सबसे खतरे की जगह जो होती है वो क्या होती है, डांडे। कहां पर? तिब्बत में। क्यों? क्योंकि एक तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं होता और नदी और पहाड़ के कोने होने की वजह से आदमी भी नजर नहीं आते थे। आगे बात यहां समझ में, आगे बढ़ता हूं आगे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता।
सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। देखो एकदम सीधी सी बात है कि यात्रियों को इस स्थान से तो गुजरना पड़ता था, यात्री जितने भी थे इस स्थान से उन्हें गुजरना पड़ता था। कौन सा स्थान है? डांडे। कौन सा स्थान है? डांडे। ठीक है, इस स्थान से तो इन्हें गुजरना ही पड़ता था। अब इस स्थान से गुजरते थे तो यात्रियों के लिए तो ये सबसे खतरनाक जगह है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आता था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, कोई व्यक्ति नजर नहीं, दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आता था। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ है कि यात्रियों के लिए यह तो सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन डाकुओं के लिए यही जगह सबसे अच्छी जो होती थी। डाकू जो होते थे लूटपाट करते थे, मारते थे, उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। और तिब्बत में क्या व्यवस्था थी? तिब्बत में यह भी व्यवस्था थी। अब कानून व्यवस्था की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तिब्बत में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी? तिब्बत में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो उस व्यवस्था पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि अगर कोई गांव में कोई खून हो जाए तब तो सजा मिलती है। गांव में अगर किसी व्यक्ति का खून हो जाता है, हत्या हो जाती है, तब तो आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि गांव में आपको क्या मिल सकते हैं? गवाह भी मिल सकते हैं। लेकिन डांडे जो है वो बहुत एकदम निर्जन स्थान होते हैं, इस स्थानों पर कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो ये डाकुओं के लिए अच्छी जगह होती है और आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। और इन स्थान पर निर्जन स्थानों पर अगर कोई आदमी मार भी दिया जाता है या मर जाता है तो कोई भी परवाह नहीं करता, किसी को उसकी परवाह भी नहीं होती। सरकार भी है, उसने भी क्या कर रखा है कि खुफिया विभाग और पुलिस पर जो है सरकार इतना ध्यान देती नहीं है, ज्यादा खर्च करती ही नहीं है। ठीक है, और वहां गवाह भी नहीं मिलता, खुफिया विभाग और पुलिस पर वो खर्च भी इतना नहीं करती। और निर्जन स्थान पर अगर आप मर भी गए तो आपके बारे में शुद्ध लेने वाला, जानकारी लेने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो डांडे जो है यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक जगह, लेकिन डाकुओं के लिए वही जगह सबसे अच्छी होती थी। आगे बात यहां पर समझ में। अब ये बात हमारी कौन सी हो रही है? कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि वहां पर सरकार जो है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी। गांव में अगर कोई मृत्यु हो जाती थी या किसी का कत्ल कर दिया जाता था, किसी की हत्या कर दी जाती थी, तो वहां जरूर सजा मिल जाती थी। लेकिन डांडे जैसे निर्जन स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो वहां पर सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आगे देखिए, डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोनला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं भी वैसी सूरत देखते, ठीक है, जहां कहीं भी हम वैसी सूरत देखते तो ये क्या करते, वो भी आगे वर्णन आ जाएगा। आगे देखिए क्या है कि इस डांडे वाले स्थान पर, इस निर्जन स्थान पर डाकू क्या करते हैं? अगर कोई सामने आ जाता तो उसको पहले मार देते, पहले मार ही देते थे, उसके बाद देखते थे अरे इसके पास कुछ है या नहीं है। मतलब पहले ये नहीं था कि भाई तू ला सामान ला, तेरा ये ला दे, तेरे पास जो जो सामान है वो पकड़ा दे, नहीं। पहले आए, आते ही सीधा गोली मारी, गोली मारने के बाद में उसके बाद देखते थे अरे यार इसके पास पैसा है या नहीं है, बाद में देखते थे। मतलब पहले तो जान से मार ही दिया, जान से मारने के बाद देखते थे कि इसके पास में पैसा वैसा कुछ है या नहीं। ठीक है, और वहां पर हथियार का कोई भी कानून नहीं था, हथियार रखने का कोई भी कानून नहीं था। कौन सा कानून नहीं था? हथियार से संबंधित कानून। ठीक है, तो अब ये कानून नहीं था भाई। जैसे अगर भारत में अगर आप हथियार लेते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार के पास आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कोई कानून था ही नहीं। अब कानून नहीं था तो फिर क्या था कि लोग जो है वो लाठी की तरह, जैसे हम यहां पर लाठी रखते हैं वैसे वहां पर लोग जो है वो बंदूक और पिस्तौल लेकर फिरते थे, बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते थे। ठीक है, डाकू यदि जान से नहीं मारे, डाकू भी यदि जान से नहीं मारे तो भी अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने पास में बंदूक लेकर चल रहे हो और सामने अगर आपका किसी से मुठभेड़ हो गया तो उसमें भी आपको जान से हाथ होने का खतरा है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? जान से हाथ मतलब डाकू नहीं मारे, एक पल के अगर आप डाकू से बच गए, लेकिन रास्ते में अगर आपकी किसी से मुठभेड़ हो गई
तो भी आपको आपकी जान का खतरा है उस डांडे वाले स्थान पर। पिछले साल ही थोनला के पास में क्या हुआ, पिछले साल भी कोई खून हो गया था। मतलब यहां पर डाकू से नहीं, लोग भी जो है वो लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लाठी प्रयोग में लेते हैं उसी प्रकार से लोग जो है वो बंदूक और पिस्तौल इस्तेमाल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर कोई हथियार से संबंधित कानून है ही नहीं। ठीक है, और लेखक कह रहे हैं देखो हमें इस बात की कोई डर होती नहीं थी। ठीक है, कि शायद हमें खून की इतनी परवाह, डाकों की परवाह जरूर होती लेकिन खून की इतनी परवाह नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी अगर होता देखते डाकू और आगे और ऐसा होता हुआ कुछ देखते तो हम क्या करते, पहले ही अपनी सूरत जो है वो बिगाड़ लेते और टोपी उतार कर जीभ निकाल कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लग जाते। क्योंकि भिखमंगे के वेश में होते थे, भिखमंगे के वेश में तो होते थे। और जैसे ही डाकू और आते तो उनके सामने क्या करते, डाकू आ गए या फिर कोई और इंसान आ गए जिनके पास में हथियार है, लूटने के लिए आ गए, तो ये क्या करते, अपनी टोपी उतार लेते, जीभ बाहर निकाल लेते और उनके चरणों में और में पड़ते हुए, साहब साहब भगवान के नाम पे दे दो, दे दो, कुची कुची हम पर दया करो, हम पर दया करो, प्लीज कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो ऐसा कुछ करने लग जाते तो उसकी वजह से वो बच जाते थे। क्यों बच जाते थे? भिखमंगे के वेश में, भिखमंगे के वेश में होने के कारण ये बच जाते थे। ठीक है, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव हमारा 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। पहाड़ पर पीठ पर सामान लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही साथ में इनका जो अगला पड़ाव था, ठीक है, वो कहां था, 16 से 17 मील की दूरी पर। और 1 मील अगर हम बात करें तो 1 मील आपके करीबन करीबन जो है वो 1.75 किलोमीटर के आसपास होती है। तो 16 से 17 मील, ठीक है, 16 से 17 मील इनको जाना था। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है मेरे दोस्त को सुमति से कहा कि भाई हम एक काम करते हैं कि हम वहां तक जाने के लिए घोड़े जो है वो किराए पर कर लेते हैं। तो यहां पर घोड़े जो है वो किराए पर किए जाते हैं, और ये लंकोर तक के लिए घोड़े किराए पर करते हैं, और हम घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन चल पड़ते हैं। डांडे से पहले एक जगह हम चाय पीते हैं, और दोपहर तक जो है हम कहां पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं डांडे के ऊपर। डांडे के ऊपर हम वहां पर पहुंच जाते हैं घोड़ों की सहायता से। आगे बात समझ में? आगे देखिए, हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। अब देखो ये क्या है, ये 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे, और उस समय ये बता रहे हैं कि हमने दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से दक्षिण, हमारे दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, सफेद पर्वत जो है वो चले गए थे, वो पीछे चले गए थे। कहां चले गए थे? हमारी दक्षिण तरफ, और पूर्व से पश्चिम की ओर वो पीछे रह गए। अब जो ये आगे बढ़े, ये क्या कह रहे हैं, भीटे की ओर दिखने वाले, भीटे की तरह दिखने, टीले के आकार का ऊंचा स्थान, ऐसे दिखने वाले जो थे वो पहाड़ बिल्कुल कैसे थे, नंगे थे। मतलब यहां पर सफेदी नहीं थी, बर्फ नहीं थी। कहने का अर्थ यहां पर यही है कि यहां पर बर्फ नहीं थी, पहाड़ एकदम नंगे थे, सफेदी बिल्कुल नहीं थी, किसी तरह की हरियाली भी नजर नहीं आ रही थी। एकदम जैसे कोई टीला होता है ना रेत का, उसी प्रकार का नजर आ रहे थे। बहुत कम बर्फ, और दूसरी तरफ अगर हमने देखा, उत्तर की तरफ देखा, तो हमें जो है वो बहुत कम बर्फ वाली जो है वो पहाड़ की चोटियां नजर आ रही थी। बहुत कम बर्फ वाली पहाड़ की चोटियां नजर आ रही थी। आगे बात यहां समझ में, ये यात्रा वृत्तांत है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा का वर्णन यहां पर बता रहे हैं कि हमें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे बात समझ में, आगे देखिए। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान बना था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों
और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हम बराबर उतराई पर चलना था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। देखो, डांडे जब ये पहुंचे, अभी बताया ना, डांडे पर पहुंचे तो वहां पर एक सर्वोच्च स्थान था, एक सबसे ऊंचा स्थान बनाया था, एक बड़ा स्थान बनाया था। वहां क्या था, वहां पर इस तरह से आपके झंडियां लगी हुई थी, जानवर के सींग थे, और क्या था, वहां पर पत्थर के ढेर जमा रखे थे। ये क्या था, ये इनके देवताओं का स्थान था। ये क्या था, इनके देवताओं का स्थान। ये इनके देवताओं का स्थान था। ठीक है, तो ये देखिए, ये देवताओं का स्थान पूरा सजाया हुआ था। ठीक है, जानवर के सींग भी थे, पत्थर भी थे। ये डांडे में सबसे सर्वोच्च स्थान जो बनाया था, ये इनके देवताओं का, ईश्वर का स्थान था। ठीक है, चढ़ाई चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, चढ़ाई तो थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई जो होती है, ढलान पे अगर आप उतर रहे हो, घोड़े पर सवार होकर उतर रहे हो, देखिए मान के चलिए, चढ़ाई से ज्यादा जो है वो उतराई पर, ढलान पर आपको दिक्कतें ज्यादा होती है। ठीक है, लेखक के साथ में उनका मित्र और उसके अलावा 2-3 जने और भी थे। तो लेखक के पास जो घोड़ा था वो धीरे चलने लगा, और लेखक जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके जो बाकी साथी थे वो तो सही ढंग से उतर रहे थे। ठीक है, उतराई पर उनका घोड़ा सही उतर रहा था, लेखक का घोड़ा जो है बहुत धीरे चल रहा था, और लेखक जो है वो मारना उसको नहीं चाहता था। लेखक को यह लगा कि चढ़ाई की वजह से उसको थकावट हो गई है, इसलिए लेखक उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है, और हमें जानवरों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मारना भी नहीं चाहिए। जब भी अगर हम पहाड़ी स्थल पर जाएं, वहां पर अगर हम घोड़ों की सवारी करें या टट्टू की सवारी करें, किसी की भी सवारी करें, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी जीव है, उस जीव पर हमें किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में? आगे देखिए, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था और चलते चलते वो और जो है वो अपने सारे साथियों से पीछे रह गया। ठीक है, और इस वजह से वो क्या है कि ऐसे लेखक को ऐसे लगा कि वह दोन की कश्तों की तरह झूमते हुए जा रहा है। दोन की कश्तों कौन है? ये स्पेनिश उपन्यासकार है। ठीक है, सार्वतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक है जो घोड़े पर चलता था। डॉन क्विक्सोट कौन है? ये स्पेनिश उपन्यासकार है सार्वतेज। उनके एक उपन्यास है जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट। उसका नायक जो था डॉन क्विक्सोट, ठीक है, वो एकदम घोड़े पर झूमता हुआ चलता था। उसी प्रकार यहां पर लेखक ने अपनी तुलना उसके साथ में की है। ठीक है, लेखक को यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बिल्कुल भी। और जैसे ही लेखक कहता ना, अरे तेज चल, घोड़ा कहता है और धीरे हो जाता। घोड़ा जो है वो और सुस्त पड़ जाता। आगे देखिए, एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। एक तो घोड़ा वैसे ही सुस्त चल रहा था, पिछड़ गया, और लेखक जैसे ही उसको तेज चलाने के लिए करता तो वो और धीरे होता। आगे देखिए, उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। सुमति ने कहा, अरे तुम्हें पता भी है तुम कितना लेट आ रहे हो? पता है कुछ? मैंने है ना 2-3 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे जो है वो फूंक डाले, जला दिए। और कंडे क्या होते हैं? जो हमारे गाय और भैंस के गोबर से बनते हैं, जिनको हम उपले कहते हैं। ठीक है, कि वो कह रहा है मैंने इतने तो जला दिए।
ठीक है, तो वहां पर लेखक बहुत नरमी से उत्तर देता है। क्या कहता है, यार मेरा दोस्त, मैं इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे को जो घोड़ा मिला ना वो अजीब सा मिला है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था रात के 9-10 बजे तक पहुंचूंगा, लेट लेट नाइट तक पहुंचूंगा, रात अधिक हो जाएगी तब पहुंचूंगा। शुक्र करो ये टाइम पे तो ले आया मुझे, ये मुझे समय पर तो ले आया, ये मुझे समय पर ले आया। आप ये चीज तो देखो। ठीक है, खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। मतलब अब सुमति एकदम सही था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लंकोर में भी एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहां पर भी उनके यजमान थे। ठीक है, यहां पर भी उनके यजमान थे, मतलब मेहमान नवाजी करने वाले। ठीक है, मेजबान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब लेखक जो है, लेखक के मित्र जो है वो अगर हम बात करें तो पूजा पाठ करवाने वाले हो गए पंडित, और पंडित जी के जो स्वागत करने वाले होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, यजमान। ठीक है, तो वो उनके मिले। ठीक है, और इनकी वजह से इनको यहां रहने के लिए अच्छी जगह मिली। पहले चाय पी और रात को जो है गर्मा गर्म इन्हें थुक्पा मिला। थुक्पा क्या है, भुने हुए अन्न का आटा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थुक्पा कहते हैं। आगे बात समझ में। सत्तू तो आप समझ गए, भुने हुए अन्न हो गए, जो हो गया अन्न हो गया, उसका आटा होता है उसको सत्तू कहते हैं। लेकिन थुक्पा कैसे बनता है, सत्तू या चावल के साथ मूली हो गई, हड्डी हो गई और मांस के साथ पतली लेई जैसे, मतलब जिसको हम सूप जैसा कहते हैं, उस तरह का बनाया जाता है, उसको थुक्पा कहते हैं। आगे बात समझ में। यहां तक हमने क्या सीखा, वही बात, यात्रा से सीख। हमें यहां से यात्रा वृतांत है और यात्रा वृतांत हमें बहुत कुछ सिखाता है। लंकोर तक का रास्ता कैसा था, डांडे क्यों खतरनाक होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने ये भी जान लिया कि चढ़ाई जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन उतराई और भी अधिक मुश्किल होती है। ठीक है, और यहां पर हमने ये भी जान लिया कि लेखक के साथ में उनके मित्र जो है वो सुमति है और वो मंगोल है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, बढ़ता हूं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में हत्या होने पर सजा कब मिलती है। केवल यदि हथियार का लाइसेंस न हो, जब हत्या गांव में हो, अगर पैसा बहुत हो, या किसी पर्यटक की हत्या हो। तो यहां पर देखिए, जब हत्या गांव में होती है तो ही सजा मिलती है, इसके अलावा आपको सजा नहीं मिलती। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक और सुमति ने थोनला पार करने के लिए क्या साधन लिया। हाथी, बैलगाड़ी, घोड़ा, पैदल। थोनला पार करने के लिए क्या साधन लिया उन्होंने, घोड़े लिए। कि भाई लंकोर तक जो है हमें क्या ले लेना चाहिए, घोड़े ले लेने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने घोड़े ही किराए पर लिए। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3, डांडे के शिखर पर क्या विशेष स्थान था। सैनिक चौकी थी, चाय की दुकान थी, डांडे के देवता का स्थान था, या फिर बर्फ से ढका मंदिर था। तो भाई डांडे के देवता का जो है वो स्थान सर्वोच्च बनाया हुआ था। डांडे पर जो सर्वोच्च स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, डांडे के देवता का स्थान हम कहते हैं। आगे बात समझ में। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, जब लेखक सही रास्ते पर लौटे तो उन्हें सुमति कहां मिले। चाय की दुकान पर, गांव के बाहर लगभग 1 मील की दूरी पर, मंदिर के पास, पुलिस की चौकी पर। भाई सीधी सी बात है, गांव के बाहर लगभग 1 मील की दूरी पर उन्हें कौन मिल गए, सुमति मिल गए। आगे बात समझ में। यहां पर आगे देखिए, लंकोर में लेखक को रात को खाने में क्या मिला। लंकोर में लेखक जब रुके तो रात को उन्हें खाने में क्या मिला। क्या दलिया मिला, क्या पूरी सब्जी मिली, थुक्पा मिला, या चाय सत्तू मिला। चाय सत्तू तो पहले हो गया, लेकिन खाने में तो क्या मिला, थुक्पा मिला। खाने में क्या मिला, थुक्पा मिला। तो अब यहां पर आज मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज हमें तिब्बत के बारे में काफी जानकारी यहां पर मिल चुकी है। हमें यह भी जानकारी मिल चुकी है कि तिब्बत में किसी प्रकार का जात पात की व्यवस्था नहीं थी। हमें यह भी जानकारी मिल गई है कि तिब्बत में किसी प्रकार की हथियार से संबंधित कानून नहीं था। हमें यह भी जानकारी मिल चुकी है कि वहां पर अगर मौत जो है, हत्या जो है वो गांव में होती है तो उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन निर्जन स्थान पर सजा नहीं मिलती। ठीक है, डांडे सबसे खतरनाक जगह, डांडे से सर्वोच्च स्थान जो है वो देवताओं के लिए बनाया गया है। वहां से आगे वो लंकोर पहुंचे, लंकोर पहुंचने के बाद उन्होंने सत्तू को खाया, और जब रात में खाने में बैठे तब उन्हें थुक्पा भी मिला। कहने का अर्थ है कि हमें खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, इन सब बातों की जानकारी मिलती है किससे,
केवल और केवल यात्रा से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई भी संशय आपके मन में नहीं रहा होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।